भाई, शुक्रिया। दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से। मैंने आपसे कहा था कि मैं हमेशा खास खबरों के साथ आपके सामने आता रहूंगा। आजकल रामपुर के उलेमा और रामपुर पुलिस कप्तान के बीच जो टकराव चल रहा है, उसी खबर को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। लेकिन इस खबर पे चर्चा करने से पहले, इस खबर को बताने से पहले, आपको पहले अतीत में लेकर जाता हूं। अतीत में जाना आपको जरा जरूरी है। 2019 दिसंबर में जिस वक्त एनआरसी को लेकर पूरे देश में बवाल चल रहा था, पूरे देश में धरने प्रदर्शन हो रहे थे, उस वक्त रामपुर में भी इस एनआरसी के विरोध में उलमाओं ने कॉल दी थी और डेट रखी गई थी 21 दिसंबर 2019। यानी 21 दिसंबर 2019 को रामपुर के ईदगाह के मैदान में लोगों को इकट्ठा होना था। उलमाओं ने एनआरसी के विरोध में ये कॉल दी थी। लेकिन रामपुर प्रशासन ने, खासतौर से रामपुर जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने उलेमाओं को मना लिया था और उनसे कहा था कि ये कॉल वापस ले लीजिए, क्योंकि जहां जहां पे इस टाइप के धरने प्रदर्शन हुए वहां पे कुछ न कुछ बवाल हुआ है। रामपुर भी उस बवाल की चपेट में आ जाएगा। उलेमाओं ने भी जिलाधिकारी की बात मानी और कॉल वापस ले ली। लेकिन जो सबसे इसमें खराब बात हुई वो ये हुई कि उलेमाओं ने जब कॉल दी थी, वो तो मैसेज जो था 100% लोगों तक पहुंचा था, लेकिन जब कॉल वापस ली उसकी खबर लोगों तक नहीं पहुंच पाई। मैं पत्रकार हूं, मुझ तक भी नहीं आई थी। हुआ ये कि लोग अपने अपने घरों से निकल पड़े और उन्होंने जहां पे कॉल दी थी उसी जगह पर रुक किया। लेकिन रामपुर का प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद था। उन्होंने उससे निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए हुए थे। जगह जगह बैरिकेड किया हुआ था। जैसे कि ईदगाह में लोगों को इकट्ठा होना था, ईदगाह से जुड़ने वाली तमाम सड़कों को बैरिकेड कर दिया गया था ताकि लोग आए तो वहां पर आने के बाद उनको वहां पर रोका जा सके। पुलिस प्रशासन की इस कोशिशों में पुलिस प्रशासन कामयाब भी था। उन्होंने सबको वहीं जहां जहां बैरिकेड की थी वहां पर रोक दिया गया था। लेकिन जनता में एक तरह से वलवला था, जोश था, गुस्सा था, जो भी कुछ था वो वहां तक पहुंचना चाहते थे। उसी बीच में हुआ यह कि रामपुर में एक हाथीखाना चौराहे पर जहां पर बैरिकेड किया गया था और काफी लोग इकट्ठे थे, वहां पर एक गोली चली और एक नौजवान लड़के की मौत हो गई। इससे पब्लिक में और गुस्सा आ गया, जनता में और गुस्सा आ गया। उन्होंने वहां पर पथराव शुरू कर दिया, पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने भी बचने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले चले, फिर खूब बवाल हुआ। रामपुर प्रशासन को लगा कि अब जब हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने उन उलमाओं को बुलाया जिन उलमाओं को उन्होंने कहा था कि आप इसमें नहीं आएंगे, यहाँ पर आप अपने घरों में रहेंगे। यानी एक तरह से घरों में नजरबंद उनको शायद कर दिया गया था, ये कहा जा सकता है। लेकिन उनको फिर अपनी गाड़ियां भेजकर बुलाया। वो उलेमा आए प्रशासन के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वहां पे घूमे, लोगों से अपील की, हाथ जोड़कर अपील की कि लोग अपने अपने घरों में वापस चले जाएं। ये सब अब खत्म हो गया, सब कुछ जो कुछ था वो हो गया, निबट गया, धरना प्रदर्शन निबट गया। लोगों ने बात मानी और लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद फिर खेल शुरू हुआ रामपुर प्रशासन का। उसी 21 दिसंबर 2019 से एनआरसी के विरोध में जिन लोगों ने धरने प्रदर्शन किए थे, पुलिस के कैमरों में जिनके फोटो आए थे, मीडिया के कैमरों में जिनके फोटो आए थे, उनकी मदद से लोगों को चिन्हित किया गया और उनके ऊपर मुकदमे लिखना शुरू हुए, गिरफ्तारियां हुई। तब से जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। आज तक भी उन पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमे लिखे जा रहे हैं बराबर। लेकिन अब असली खबर में मैं आता हूं। जो असली खबर जो यहाँ पर है कि पुलिस कप्तान और उलेमा के बीच में जो टकराव हुआ, ये क्यों हुआ? उसी एनआरसी को लेकर यहाँ के तमाम उलेमाओं को नोटिस जारी किया गया कि थाने में आकर आप उसी एनआरसी में जिस वक्त ये धरने प्रदर्शन हुए थे उसमें लेकर अपने बयान दें कि उसमें क्या हुआ था। इस नोटिस को मिलने के बाद, इस नोटिस को रिसीव करने के बाद उलेमाओं का पारा चढ़ गया। उन्होंने अपनी इसको बेइज्जती महसूस की कि इसको लेकर हम थाने में आकर बयान देंगे, जबकि हमने तो उस टाइम में भाई लोगों की मदद, हमने तो प्रशासन की मदद की थी, हम तो वहां पर गए थे, अब हम थाने आकर क्या बयान दें? इस सिलसिले में ये तमाम उलेमा यहाँ के 4 जनवरी 2021 यानी अब से 4 दिन पहले रामपुर जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह जी से मिले और उनसे कहा कि साहब ऐसे ऐसे हमारे साथ में हुआ है। डीएम साहब ऐसे भी बहुत अच्छे आदमी हैं और नरम स्वभाव के हैं। उन्होंने वही कहा अपनी आदत के अनुसार। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको नोटिस मिले हैं, हर चीज का इलाज है, उसका भी जवाब उसका भी दे दिया जाएगा। आपको अगर नोटिस मिले हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ
और आप आज चूंकि 4 जनवरी उस दिन रामपुर में प्रियंका गांधी आई थी, पुलिस कप्तान और वो अन्य पुलिस अधिकारी सब उसमें लगे हुए थे, आज नहीं है यहाँ पर। 6 जनवरी को आप आ जाइए, 6 जनवरी बैठ के कप्तान साहब भी होंगे और बैठ के बातचीत हो जाएगी। बोले मैं लोग वहां से वापस चले गए और बाहर आने के बाद में मीडिया को बताया उन्होंने कि ऐसे से ये हमारी बात हुई है। और उसमें जिसको नोटिस जारी किया था, एक मौलाना अंसार साहब हैं यहाँ के, जिनको नोटिस जारी किया गया था कि आप आकर बताइए कि उस बवाल में आपका क्या रोल रहा, क्या नहीं रहा, कि जबकि वो उस बवाल में रामपुर में नहीं, हिंदुस्तान में ही मौजूद नहीं थे। वो उस टाइम सऊदी अरब गए हुए थे। उन्होंने अपना टिकट, अपना उस टाइम का जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो सब दिखाए, मीडिया को भी दिखाए कि देखिए मैं उस टाइम में यहाँ रामपुर में नहीं था, फिर भी मुझे नोटिस जारी किया गया। खैर डीएम साहब ने 6 जनवरी को इन लोगों को बुलाया। अब आती है 6 जनवरी। 6 जनवरी ये तमाम उलेमा वहां पर पहुंचते हैं, जिसमें रामपुर के जो मुफ्ती हैं, जिनकी उम्र लगभग 93 साल या 94 साल की है, जिनको मुफ्ती महबूब साहब कहते हैं, बहुत इज्जत है उनकी और बहुत वक़ार है, उनकी सरपरस्ती में हाफिज शाह जमाउल्लाह साहब के सज्जादा नशीं, फरहत अहमद जमाली, मौलाना असलम जावेद कासमी, मौलाना अंसार और मौलाना जमा बाकरी, कई लोग वहां पर जितने भी थे, ये 5-6 लोग वहां पर जाके उनसे मिले और उनके साथ में और भी काफी इनके समर्थक थे। वहां पर जाने के मिले तो उसके बाद में अंदर चले गए। अब अंदर क्या हुआ ये तो मीडिया को नहीं मालूम, लेकिन जब ये अंदर अपनी बातचीत खत्म करके बाहर आए और मीडिया ने जब इनसे पूछा कि क्या हुआ साहब अंदर, तो इन सबके चेहरे सुर्ख थे, लाल थे, और उन्होंने जो कहा वो मैं अब आपको बताऊंगा। पहले आप उनकी ये रिकॉर्डिंग सुनिए कि उन्होंने क्या कहा वहां के बाद। जी साहब फरमाइए। जी, आज आपकी मीटिंग जिलाधिकारी से थी, क्या रहा इस मीटिंग में और क्या क्या मामले उठे, क्या जवाब मिला है आपको? डीएम साहब ने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 महीने के अंदर इसको खत्म कर दूंगा। कप्तान पुलिस को है वो बहुत उसमें गुस्से में, वो खत्म नहीं करना चाहते, डीएम साहब खत्म करना चाहते। क्यों नहीं खत्म करना चाहते? की नोकझोंक भी हुई है अधिकारियों से? ये बंद नहीं मालूम, जिससे मुझे उससे ठीक आज आपकी मीटिंग जिला इंतजामिया से रही है, इसमें किस तरह की तफसील से बस जानना चाहिए। देखिए, हम लोग 21 दिसंबर से लेकर आज तक जो वाक़या हुआ था, जो हमने प्रोटेस्ट किया था रामपुर के अंदर अपने संविधान के दायरे में रहकर, तो उसकी इजाज़त हमें ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दी थी कि ये प्रोग्राम आप नहीं करेंगे। चलिए, उस वक्त हम लोगों ने मान लिया था और अपने अपने यहाँ दरगाह पर और जो जामे मस्जिद वगैरह वगैरह ऐलान कर दिए गए थे कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी आवाम जो थी वो जमा हो गई, क्योंकि इतना गम गुस्सा था उस काले कानून को लेकर, जिससे लोगों को लग रहा था कि अब सब कुछ हमारा बर्बाद हो जाएगा और हमारी सारी जायदाद और घर और ये सब छिन जाएंगे और हमें मुल्क से बाहर कर दिया जाएगा या डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। उसमें जब वो वारदात होती है, लोग आ जाते हैं। हाथी खाना चौराहे पर जिस तरह से बैरिकेड किया गया और लोगों को वहाँ पर रोका गया, पुलिस ने वहाँ पर लोगों को रोका, उसके बाद जो भी कुछ वारदात आपने देखा हुई वो बहुत तकलीफ दे है। अब ये कि वहाँ फैज़ नामी नौजवान को जिस तरह से पुलिस की गोली से वो मरा है, आज तक कोई नहीं बता रहा है। कोई पुलिस प्रशासन ने जवाब नहीं दिया कि फैज़ को गोली मारी गई, किस पुलिस वाले ने मारी है, क्या है, उसकी कोई FIR नहीं है, कुछ नहीं है। 1 साल से बेकसूरों को जेल भेजा जा रहा है, बहुत तकलीफ दे है। यही सब चीज़ें लेकर आए थे यहाँ पर। DM साहब ने तो कुछ नॉर्मल तरीके से बात की, लेकिन SP साहब ने अलग कमरे में ले जाकर मुझे और अंसार साहब को बेपनाह बेइज्जत बेपनाह जलील किया कि उलमा को इस तरह से बेइज्जत और जलील करना और डराना और धमकाना, मुझे आज नहीं लगता कि आज शायद हम लोग घर तक, मैं और अंसार साहब, जिंदा पहुंच पाए। मुझे लगता है कि आज पुलिस SP रामपुर जो है वो हम लोगों का इनकाउंटर करा देंगे और पूरी तरह से जान का ख़तरा SP रामपुर से हम लोगों को है। अब ऐसे माहौल में किससे उम्मीद रखेंगे इंसाफ की? SP रामपुर वो नहीं देंगे तो कौन इंसाफ देगा? किस तरह से बेकसूरों को जेल भेजा जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को जेल भेज दिया गया जो रामपुर में नहीं थे, उनके पास कोई सबूत नहीं है उसके कि लोग बेकसूरों को जेल भेजा है, कोई कसूरवार साबित नहीं कर सकते। वो जो लोग रहे होंगे, ईंट पत्थर किसी के हाथ में रहा होगा, वो रहा होगा। बस यही बात लेकर जो है हम लोग आए थे और हमें इस तरह से रुस्वा और बेइज्जत किया गया। हमारे बुजुर्ग मुफ्ती महबूब अली साहब की सरपरस्ती में हम लोग यहाँ आए थे और ये जलील और रुस्वा किया गया। ये सब आपके सामने है, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते। आपको जलील और रुस्वा किया है, हम भी मानना है इस बात को, ठीक है। अब आप क्या फैसला लेंगे? अगर अपनी जान की भी आपने ये बताया है कि हमें अपनी जान का खतरा है, अंसार साहब को भी, अब आप क्या करेंगे? और ये आज की बात नहीं है, ये 1-1.5-2 महीने से मेरे साथ चल रहा है। मेरी दरगाह पर जो है वो जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, वक्फ अधिकारी को भेजा जाता है, मुझे धमकाया जाता है कि अगर आप जो है प्रशासन के तरीके से नहीं चलेंगे, प्रशासन के खिलाफ बात करेंगे तो यहाँ आपका कुछ नहीं है।
इस दरगाह से भी बेदखल कर दिया जाएगा। क्या क्या प्रॉपर्टी है, मेरा जो ज़ाती घर है उसको भी है कि ये वक्त में है, मेरी जो ज़ाती ज़मीन है उसको भी है कि ये वक्त में है। अरे भाई सब चीज़ वक्त में है, ठीक है, सब चीज़ आप वक्त में डाल दीजिए। आपको तो बड़ी ताकत पावर है, आप किसी की ज़मीन किसी का घर भी छीन लीजिए, किसी को भी दे दीजिए, वो तो होना ही है। एनआरसी का किस लिए विरोध कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। आप उसको अभी से करके बता रहे हैं हमारे से। तो मुझे बराबर धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, पुलिस और प्रशासन की तरफ से बराबर धमकियाँ दी जा रही हैं, बराबर इंक्वायरी की जा रही है, बराबर जांच की जा रही है, और मुझे बराबर जो है ये किया जा रहा है कि अधिकारियों से मिलकर चलें, जैसे अधिकारी कहें वैसे कीजिए, वैसे बयान दीजिए। हम नहीं कह सकते, हम अल्लाह से डरने वाले हैं और अल्लाह से डरते हैं, और इंशाअल्लाह उसी के हुक्म से जो होना है। जब तक उसकी तरफ से कोई वक्त नहीं लिखा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसकी तरफ से वक्त आ गया तो कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा पक्का ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादती हो रही है, मैं ही जानता हूँ। जब से हुकूमत ये आई है तो ये हो रहा है, और जब से यहाँ ये जो ज़िला प्रशासन ने जो है मुसलमानों के साथ जितने जुल्म ज़्यादतियाँ की हैं, क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? क्या हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं? क्यों हमारे साथ जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही है? हम संविधान के तहत रह के प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? अगर हम पुरअमन प्रोटेस्ट करते हैं तो आप इस तरह से लाठियाँ चलवाएंगे, आप इस तरह से बैरिकेड लगवा के गोली चलवाएंगे? लाठी चलाने वाले, गोले मारने वाले, गोली मारने वाले, उन पर क्या कार्रवाई की आपने? बेकसूरों को, सैकड़ों को जेल में डाल दिया। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ ज़िला प्रशासन और पुलिस इंतज़ामिया से, एसपी रामपुर से। आज हम लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हमारी ज़ाती बात है कि आपकी बातें इस तरह की, आपने फ़ोन पे ये किया, अगर बता दिया गया तो आवाम में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे लाइए ना, छपवाइए अखबारों में, छपवाइए, आप टेलीविज़न पे चलवाइए, न्यूज़ में दीजिए, पता तो चले हमें क्या गलतियाँ हमारी हैं, क्या हमने किया है। हमने कभी अपनी कौम से कभी सौदेबाजी नहीं की। हम पक्के हिंदुस्तानी हैं, पक्के जो है संविधान के मानने वाले हैं, संविधान की रक्षा करने वाले हैं, और हम किसी कीमत पर भी हम भारतीय हैं। अपने मुल्क से, अपने संविधान से कोई भी सौदा नहीं कर सकते, और अपने हक के लिए हर तरह से हम प्रोटेस्ट करेंगे और करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, जैसा भी हो, वो देखा जाएगा। ठीक। ऐसा क्या रहा है जो मतलब आपकी बात ये लोग नहीं मान कर रहे हैं, मतलब क्या वजह रही है? हम गिरफ्तारी को मना कर रहे हैं, गिरफ्तारी को मना कर रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अब जो भी है वो हम लोग जाएंगे, और उलमा इकराम और शहर के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं इस बात को तय करेंगे। अब जो भी रहा, जिस तरह का भी है, उन्हें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सारा खेल मुस्लिम दुश्मनी पर चल रहा है। हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, ऐसा है वैसा है। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे इस्लाफ ने कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया। आज हमारे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर हमें रुस्वा और बेइज्जत और बदनाम किया जा रहा है। यही वजह है, मुसलमान होना हमारा कसूर है, मुसलमान होना हमारा कसूर है। जिस तरह की ये साजिशें हुई, सब कुछ हो रही है। तो आप क्या करेंगे आगे? देखते हैं क्या करेंगे। जो हमारे बुजुर्गों का मशवरा होगा, जो हमारे उलमा फैसला करेंगे वो करेंगे, जो हमारी आवाम है वो देखेगी, सोचेगी। हम तो चाहते हैं रामपुर में अमन रहे, हमेशा जैसे अमन का गहवारा रहा है, गंगा जमुनी तहजीब हमारी कायम रहे, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, उसी तरह से रहते रहें। बस यही हमारा कहना है और कुछ नहीं। हम शांति चाहते हैं, और ये चाहते हैं अधिकारी जो है भाई वो उस चीज़ को समझे, और ऐसा जो है जुल्म ना कर, मजलूमों के साथ इंसाफ होना चाहिए। अभी 2-1 दिन के बाद बुलाया था आपको, तो फिर क्या इन्होंने आज कल इत्तला आई थी, जो अल्पसंख्यक अधिकारी हैं उनका फ़ोन आया था मौलाना अंसार साहब के पास। उन्होंने बताया कि सुबह 11 बजे डीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं, तो आए थे उससे मिलने। ठीक है, अंसार साहब, आप अंसार साहब क्या कहेंगे, सुनिए। अंसार साहब बताइए। अंसार साहब, आपको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, और 2 उलमा हैं, एक फरज जमाली साहब हैं। क्या मकसद है, आप दौर पे नज़र क्यों इतनी ज़्यादा है? मशवरा करेंगे, मीटिंग करेंगे, उलमा के साथ मीटिंग करके अगले मरहले का कोई ना कोई फाइनल फैसला लेंगे। अभी आखिर में डीएम साहब ने कहा है, मुफ्ती साहब से भी और मुझसे भी, कि मैं बात कर रहा हूँ, और बात करने के बाद परसों फिर बात करेंगे। तो टाइम दिया गया आगे प्रशासन? टाइम तो रोज़ दिया जा रहा है, बहरहाल और ये देखेंगे, अभी मसला भी मशवरा करेंगे, तकरीबन 1.5 साल लेने को आ रहा है। मशवरा करेंगे, जा रहे हैं, मीटिंग करेंगे, मजलिस शूरा की मीटिंग होगी, जो भी फैसला होगा वो सब आपके सामने आ जाए। आज बैठक की पीछे पे थी, और क्या रहा? वही सीए और एनआरसी के विषय पर बैठक थी, उसमें गिरफ्तारियों को लेकर बात हुई थी। गिरफ्तारियाँ कब रुकेंगी, केस कब ख़त्म होगा, वो कह रहे हैं हम फ्रेम बना रहे हैं। देखिए परसों क्या फ्रेम बताएंगे, क्या देंगे, क्या होगा। अब मीटिंग करने के बाद ही सारी बात आपको मीडिया को बता दी जाएगी, मीडिया के माध्यम से सारी आवाम तक बात पहुँचाई जाएगी। और जो भी दर्द है जो रखा जा रहा है, या यकीनन ये दर्द जो है बहुत संजीदगी से समझने की और सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। शुक्रिया। तो आपने ये रिकॉर्डिंग तो सुन ली, इससे आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने क्या बातचीत हुई, क्या नहीं। क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है, उलमाओं की रिकॉर्डिंग। फरज अहमद जमाली साहब बोल रहे हैं इसमें, मौलाना अंसार बोल रहे हैं इसमें, जो यहाँ के मुफ्ती साहब हैं उन्होंने भी कुछ बोला है, उनकी सबकी आवाज़ें हैं इसके अंदर में।
और वैसे इनकी वीडियो क्लिप भी पड़ी हैं, यूट्यूब पर भी पड़ी हैं वीडियो क्लिप। कई और यूट्यूब चैनल्स ने जो है इनकी खबरें ये चलाई हैं, इस खबर को चलाया है, कई जगह पर मौजूद है इसके अंदर। तो फरद अहमद जमाली साहब ने कहा कि यहाँ पर साहब ये चल रहा है कि मेरे पर भी दबाव बनाया जा रहा है, मेरे पास में प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा जाता है कि या तो प्रशासन के हक में बयानबाजी करो, नहीं तो तुम्हारा भी सब कुछ छीन लिया जाएगा, क्योंकि ये सब वक्फ है और वक्फ को चला जाएगा, तुम्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि रामपुर के जिला अधिकारी तो बहुत नरम लहजे में बात कर रहे थे, उनकी बात करने का अंदाज भी बिल्कुल अच्छा था, लेकिन रामपुर के पुलिस कप्तान ने जिस लहजे का इख्तियार किया, उलमाओं की उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उलमाओं के साथ ऐसे लहजे में वो बात करेंगे, यानी काफी गुस्से में थे। इसके अलावा इन तमाम और जो तमाम काफी उलमा गए थे, इनमें से सिर्फ 2 को, यानी उनका कहना है फरज जमाली साहब का, कि फरज जमाली साहब को और अंसार साहब को, इन 2 को अलग कमरे में ले जाकर एसपी साहब ने काफी कुछ उनकी भाषा में जलील किया। अब क्या दलील किया ये तो वो जाने या वो जाने, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कप्तान साहब को इतना सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ा, अगर ये बात सच है तो। जबकि ये जब ये सब वीडियो वायरल हुई, ये खबर वायरल हुई कि ऐसे ऐसे पुलिस कप्तान ने उनके साथ में बदतमीजी की है या उनको बुला के यहाँ पे बेइज्जत किया है, और उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगाया था फरज जमाली ने, जो आपने सुना होगा कि रामपुर पुलिस कप्तान उनका इनकाउंटर कराना चाहते हैं, उनका और दूसरे जो मौलाना अंसार साहब है, शायद ही वो घर तक पहुंचे। खैर ये तो उन्होंने गुस्से में कहा हो या क्या कहा हो, ये तो अलग बात है। कोई पुलिस कप्तान किसी का इनकाउंटर ऐसे बदमाशों को छोड़कर तो शायद किसी का नहीं कराता होगा, मेरे ख्याल से, जिसे उन्होंने कहा है उसके अंदर। लेकिन इसके बाद ही दूसरे दिन यानी 7 जनवरी को कप्तान साहब का बयान आया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो भी आरोप लगाए गए हैं ये बिल्कुल निराधार है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना मैंने गुस्सा किया है, ना मैंने किसी से गलत लहजे में बात की है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि विवेचना चल रही है, विवेचना में आपका सहयोग चाहिए, आप लोग सहयोग दें। अब ये जो उन्होंने आरोप लगाए हैं ये क्यों लगाए हैं ये एक अलग बात है, लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है, भाई ये भी जिम्मेदार लोग हैं, जो उलमा लोग हैं, ये सब जो खुलेआम कह रहे हैं, वीडियो में कह रहे हैं, मीडिया से कह रहे हैं कि हमारे साथ में ऐसा हुआ, तो इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे सच्चाई क्या है। ये सब कुछ जारी होने के बाद, ये खबरें जारी होने के बाद रामपुर में लाखों जनता है, लाखों लोग रहते हैं, उनमें एक बेचैनी पैदा हो गई है, एक अजीब सा उनके अंदर एक जो बात चल रही है, एक अजीब एहसास हुआ है उनको कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या चल क्या रहा है आखिर। ये कि ये इस तरह से अगर उलेमा कप्तान के पर आरोप लगा रहे हैं, कप्तान कह रहे हैं कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो फिर ये आखिर क्यों चल रहा है, ये आखिर है क्या सब कुछ, जबकि सब कुछ खत्म हो गया, एनआरसी का मामला भी खत्म हो गया, अब सब कुछ वो हो गया है। ठीक है, जिन लोगों को उस टाइम में आपने वो किया था उनके अब गिरफ्तारियां चल रही हैं, उनके फोटो वोटो आए थे, वो तो गिरफ्तारी आज भी चल रही है, वो तो चलती रहेंगी और होती रहेंगी जब तक भी यहाँ पर कुछ भी होगा। लेकिन उलमाओं का कहना यह है कि अगर हमें बुलाना या हमसे कुछ पूछना भी था तो किसी दरोगा को अपने या किसी उसको भेज देते हमारे पास पूछने के लिए, हमें वहां पे थाने में क्यों बुलाया गया, हमें वहां पे क्यों ऐसा करने के लिए गया, तो हमें तो इंसल्ट सी महसूस हो रही है, इसके अंदर बेइज्जती महसूस हो रही है। कि बहरहाल ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब ये किस करवट ये ऊँट बैठेगा और क्या होगा इसके अंदर में। लेकिन इससे लेके काफी बेचैनी और काफी इस्तराब है लोगों के अंदर कि आखिर ये हुआ तो क्यों। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं इसी प्रकार की सच्ची खबरों पर आधारित स्टोरीज आपको लेकर आपके सामने आता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, सहयोग कीजिए। आपका प्यार, आपका जो सब्सक्रिप्शन है, यही चैनल के लिए सहयोग है, और इसी तरह से चैनल को आप देखते रहिए। रामपुर से मैं आपके साथ आपका दोस्त आरिफ।